नमस्कार दोस्तों, एकेएम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी अध्याय 2 बिलियन पार्ट 7 के कुछ प्रमुख टॉपिकों द्रव का द्रव में विलयन, द्विअंगी विलयन के लिए रॉवल का नियम। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं द्रव का द्रव में विलयन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। इसके लिए कहा गया है कि जब किसी द्रव विलय को किसी द्रव विलायक में डालकर विलयन तैयार किया जाता है तो इसे द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई विलय द्रव हो और विलायक भी अगर हमारे पास द्रव हो तो इससे मिलकर के बनने वाला विलयन जो है वो हमारा कहलाता है द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन को हम लोग द्विअंगी विलयन भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग द्विअंगी विलयन के लिए रॉवल का नियम, राउस लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें कहा गया है कि रॉवल ने वाष्पशील द्रवों से बने द्विअंगी विलयनों के वाष्प दाब ज्ञात कर एक नियम दिया, जिसे द्विअंगी विलयन के लिए रॉवल का नियम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि रॉवल साहब ने क्या किया कि द्विअंगी विलयन से बने जो विलयन हमारे पास था उनका वाष्प दाब उन्होंने ज्ञात किया और उनका वाष्प दाब ज्ञात करके एक नियम दिया, जिस नियम को उन्होंने द्विअंगी विलयन के लिए रॉवल का नियम दिया। अब देखते हैं हम लोग कि इस विलयन में क्या बातें कही गई है। तो इस विलयन में कहा गया है कि विलयन के किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब किसी भी ताप पर शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए क्या कहा कि अगर हमारे पास विलयन है और उसमें कोई वाष्पशील अवयव है। वाष्पशील अवयव कहने का क्या मतलब है? तो वैसा अवयव जिनको अगर हम लोग गर्म करें, मतलब टेम्परेचर अगर उनको मिले तो क्या हो जाएंगे, वाष्प बनकर के वायुमंडल में चले जाएंगे। तो उनके आंशिक दाब जो है किसी भी ताप पर, कोई भी टेम्परेचर रहेगा तो उस ताप पर शुद्ध अवयव जो होंगे उनके वाष्प दाब और विलयन में उनके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब ये शुद्ध अवयव जो है उनका वाष्प दाब और शुद्ध अवयव का विलयन में जो मोल प्रभाज होगा उनका जो गुणनफल होगा उसके बराबर हमारे पास वाष्पशील जो अवयव है उनके आंशिक दाब के बराबर होगा। मान लेते हैं कि कोई द्विअंगी विलयन में वाष्पशील द्रव A है जिसके मोलों की संख्या Na है और दूसरे जो वाष्पशील द्रव हैं वो B है जिनके मोलों की संख्या Nb है। अगर A और B का जो आंशिक दाब है वो Pa और Pb हो, आंशिक दाब Pa और Pb हो तो रॉवल के नियम के अनुसार, तो रॉवल ने कहा था कि आंशिक दाब जो है वो मोल प्रभाज और वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा। तो मान लीजिए कि Pa हमारे पास क्या हो गए, A के आंशिक वाष्प दाब और XA जो है वो क्या है, A के मोल प्रभाज और P0A जो है वो है हमारे पास A का वाष्प दाब। तो Pa क्या हो जाएगा, XA इंटू P0A। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आंशिक वाष्प दाब जो है वो मोल प्रभाज और वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर है। उसी प्रकार यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि B का जो आंशिक दाब है वो B के मोल प्रभाज और B के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर है। यहां कहा गया है कि P0A और P0B जो है वो अवयव A और अवयव B के क्या है, वाष्प दाब है। अब मान लिया गया कि दोनों द्रवों के वाष्प दाब आदर्श गैस जैसा आचरण करता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो द्रव के वाष्प हैं वो आदर्श गैस जैसा आचरण करते हैं। तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम के अनुसार कुल दाब को यहां पर P ले लिए हैं हम लोग, तो कुल दाब जो है हमारे पास अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो कुल दाब होंगे उसमें Pa और Pb के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर हो जाएंगे। हमने Pa और Pb का वैल्यू पीछे कैलकुलेट कर रखा था। Pa का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था XA इंटू P0A और Pb का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था XB इंटू P0B। अब हम लोग जानते हैं कि
एक्स ए प्लस एक्स बी मतलब मोल प्रभाज का जो योगफल होता है वो किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहां से हमको कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स ए की वैल्यू कितना 1 माइनस एक्स बी, और एक्स ए के जगह पर हम लोग 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू को पुट कर दिया। जब पुट किया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। अब पी नॉट ए से अगर 1 में गुना किया जाए तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए का गुना अगर एक्स बी के साथ किया जाएगा तो एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। अब अगर देखा जाए तो पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी में हमारे पास कुछ कॉमन है, वो है एक्स बी। जब दोनों में से कॉमन को अगर अलग करते हैं हम लोग तो यहां से हमारे पास बच जाता है पी नॉट बी और यहां से बच जाता है हमारे पास माइनस पी नॉट ए। अब इस समीकरण को देखने से हमें पता चलता है कि विलयन का कुल वाष्प दाब किसी एक अवयव के मोल प्रभाज से संबंधित है, मतलब हम इसमें हमारे पास दोनों के मोल प्रभाज आवश्यक नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें ध्यान रखना है कि द्विअंगी विलयन रॉबल के नियम का लगभग पालन करते हैं, पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। सिर्फ आदर्श विलयन ही रॉबल के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। तो सिर्फ आदर्श विलयन ही रॉबल के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।